हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पी.के. वर्मा बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जेनेटिक्स के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का अध्ययन कर रहे थे। सेशन 4 में हम लोग देखेंगे कि अब तक जो मेंडल के नियमों में हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा है, उनके कई सारे अपवाद लगातार मिलते रहे, लेकिन यह इसका कभी मतलब नहीं होता है कि इससे मेंडल के नियम को कोई आघात मिला हो, वह गलत हुआ हो। लॉ ऑफ डोमिनेंस कई केसेज जैसे कि इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस के केसेज में, को डोमिनेंस के केसेज में, लिंकेज के केसेज में और जीन इंटरैक्शन नामक घटनाओं में अलग ही तरह का परिणाम देते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस की बात करें। जब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ऑर्गेनिज्म को आपस में क्रॉस कराया जाए, लेकिन पहली पीढ़ी में न तो अकेला डोमिनेंट और न रिसेसिव उत्पन्न हो, बल्कि उन दोनों के बीच का औसत परिणाम, इंटरमीडिएट परिणाम नज़र आए, तो ऐसी स्थिति में इसे पार्शियल, इनकम्प्लीट और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कहा जाता है। स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस नाम के फूल को अगर रेड और वाइट के बीच आपसी क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में रेड और वाइट के संतान पिंक कलर के हो जाते हैं, यानी कि कलर का डाइल्यूशन हुआ, रेड कलर घटकर पिंक में बदल गया। दूसरी पीढ़ी में एक लाल, दो गुलाबी और एक सफ़ेद 1:1 रेशियो मिला, यानी कि पहली पीढ़ी का हेटेरोजाइगस पिंक थे और दूसरी पीढ़ी में भी जो दो हेटेरोजाइगस बन रहे हैं वे भी पिंक थे। अरहर के पौधे में भी तौल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया जाता है तो इंटरमीडिएट हाइट मिलता है। ऐसी घटना एनिमल्स में भी होती है। एंडालूसियन फॉल के ब्लैक को वाइट से क्रॉस कराने पर बेटसन्स के लेबोरेटरी में ब्लू फॉल पहली पीढ़ी में उत्पन्न हुए और दूसरी पीढ़ी में एक ब्लैक, दो ब्लू और एक वाइट मिला, अर्थात ब्लैक कलर डाइल्यूट होकर ब्लू कलर में कन्वर्ट कर गया। अब यहाँ स्केच के थ्रू मिराबिलिस
जिसे आप संझा फूल कहा करते हैं, या अंग्रेजी में 4 o'clock। रेड और वाइट को क्रॉस कराने से पहली पीढ़ी में पिंक आया, और फिर पहली पीढ़ी के फ्लावर्स को क्रॉस होने दिया गया तो रेड, पिंक और वाइट दोनों मिले, जिनका रेशियो 1:1 था। अर्थात इस स्थिति में F2 में फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों एक समान है। यहाँ रेड मिराबिलिस, वाइट मिराबिलिस और इन दोनों का इंटरमीडिएट पिंक मिराबिलिस दिखलाया गया है। अब ये देखिए स्नैपड्रैगन का रेड वाइट के कॉम्बिनेशन से पिंक F1 में ये कैपिटल R स्मॉल r है, और इनसे एक कैपिटल R बना रेड है, कैपिटल R स्मॉल r 2 बना पिंक है, स्मॉल r एक वाइट बना। यही अलग से देखिए, रेड और वाइट से पिंक, और इस पिंक से एक रेड, 2 पिंक, एक वाइट बना। ये एंडालुसियन फॉल है, ब्लैक और वाइट के क्रॉस से ये ब्लू बने, और F2 में एक ब्लैक, एक वाइट, 2 ब्लू बने। तो ये भी हेट्रोजाइगस, ये दोनों भी हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के इंटरेक्शन से इंटरमीडिएट कैरेक्टर बनता है, जिसे इनकम्प्लीट या पार्शियल डोमिनेंस कहा जाता है। अब को डोमिनेंस की बात करें। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले जीन I 3 एलेलिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, A, B और O। A और B दोनों डोमिनेंट हैं, और इन दोनों के सामने O रिसेसिव है। A से एक एंटीजन A बनता है, B से दूसरा एंटीजन AB बनता है। जब ये दोनों एलील एक साथ पहली पीढ़ी में रहते हैं AB, तो उस स्थिति में दोनों एंटीजन बनते हैं, दोनों अलग अलग 2 केमिकल्स हैं, इसलिए उनके रिएक्शन भी अलग अलग नज़र आते हैं। यहाँ मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर या इंटरमीडिएट इफेक्ट जैसी घटना नहीं होती है। इसलिए ब्लड ग्रुप A में 2 तरह का जीनोटाइप AA और AO, ब्लड ग्रुप B में 2 जीनोटाइप BB, BO, ग्रुप AB और ग्रुप O के एक जीनोटाइप, यानी 4 ग्रुप A, B, AB और O के लिए कुल 6 जीनोटाइप्स पाए जाते हैं। ऐसी घटना लेडी बर्ड बीटल्स में हार्मोनिया में मिलता है, जिसके एलिट्रा पर एक में येलो बैकग्राउंड पर काले डॉट्स और दूसरे में ब्रॉड ब्लैक बैंड्स मिलते हैं। इनके क्रॉसिंग से जो पहली पीढ़ी बनती है उसमें डॉट और ब्रॉड ब्लैक बैंड, कुछ हिस्से में डॉट, कुछ हिस्से में ब्रॉड ब्लैक बैंड्स दिखाई पड़ते हैं, यानी दोनों पेरेंट के थोड़े थोड़े लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ मुर्गियों में भी ब्लैक और वाइट के क्रॉस करने से फीडर्स के कुछ वेन्स ब्लैक और कुछ वाइट यानी मिक्स्ड कैरेक्टर दिखाई पड़ता है। रोडोडेंड्रॉन नाम के फ्लावर में और मिराबिलिस में भी रेड और वाइट के क्रॉस करने से कुछ पेटल्स पर वाइट,
और कुछ पर रेड नज़र आता है। यह रोडोडेंड्रॉन है। पिंक और वाइट के क्रॉस से देखिए कुछ पेटल्स में वाइट आए, यानी सब जगह वाइट रिसेसिव होने के कारण दबा नहीं है, वह अपीयर हुआ है। मिराबिलिस में भी देखिए पिंक और रेड और वाइट दोनों तरह के कलर पेटल्स के अलग अलग हिस्से में अपीयर होते हैं। तो ये सारे केसेज को डोमिनेंस कहलाते हैं। अब लिंकेज क्या है ये समझिए, इसे आप एक अलग चैप्टर के रूप में भी देखेंगे। जितने सारे जीन्स हमारे अंदर है वे सभी किसी न किसी क्रोमोसोम पर स्थित है। जीन्स की संख्या हजारों में होती है, जबकि क्रोमोसोम की संख्या बहुत सीमित, अधिकतम 25 जोड़े पाए जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम पर सैकड़ों जीन, औसत 3000 तक जीन्स पाए जाते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस या मायोसिस होता है, तो एक क्रोमोसोम पर बसे हुए सारे जीन एक साथ मूव करते हैं। तो ऐसे जीन जो एक ही क्रोमोसोम पर बसे हुए हों लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, और इनका इनहेरिटेंस एक साथ होता है। इसीलिए ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पालन नहीं करते हैं। अगर हम कोई दो जीन लें, उनके 4 एलील्स लें, तो F2 में 9331 रेशियो नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 2 या उससे अधिक जीन्स मिलकर जब किसी एक लक्षण का निर्माण करते हैं, तो किसी एक के रहने से वह अधूरा काम होता है, दोनों के रहने से कंबाइंड इफेक्ट होता है। कभी कभी एक के प्रेजेंस से दूसरे का या दूसरे के प्रेजेंस से पहले का एक्सप्रेशन प्रभावित होता है, जिसके आधार पर कई प्रकार के जीन इंटरेक्शंस देखे गए। 2 जीन्स के बीच इंटरेक्शन के कई केसेज हैं, जिनमें क्लासिकल एग्जाम्पल में 9331 तो मिलता है, लेकिन 2 डोमिनेंट एलेल का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में 97, सप्लीमेंट्री या डुप्लीकेट डोमिनेंट में 15:1। एपिस्टेसिस के कई केसेज हैं, जिसमें एक जीन के एक एलेल से दूसरे जीन का प्रभाव बदल जाता है। इसमें 13:3, 12:3:1, 9:3:4 ऐसे मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। डुप्लीकेट जीन्स जिनका संयुक्त प्रभाव जुटकर बढ़ाने वाला प्रभाव होता है, कुमुलेटिव इफेक्ट होता है, उसमें 961, और पॉलीजीन जैसे गेहूं और जई के रंग, इसमें 14641 है। तो हर हाल में ये 16 के ही मॉडिफिकेशंस हैं। कहीं पर 9 अलग और 331 एक साथ मिलकर 97 हो गया, कहीं पर 933 मिलकर 15 और ये एक अलग हो गया, कहीं पर 931 मिलकर 13 और एक 3 अलग हो गया, कहीं पर 9 और 3 मिलकर 12 और 3 अलग हो गया। तो इस तरह के कई मॉडिफिकेशंस मिलेंगे। इन सभी का अध्ययन आप हायर स्टडीज के समय
ऑनर्स इत्यादि में पढ़ते हुए करेंगे। धन्यवाद।